नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं संदीप शिखर। इससे पहले कि हम लाइव शुरू करें, मैं संदीप आपका छोटा सा परिचय लोगों को देना चाहूंगी। संदीप थिएटर की दुनिया में 2 दशकों से भी ज्यादा समय दे चुके हैं और अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। और आपने 1993 में दस्तक सांस्कृतिक मंच धनबाद से अपने थिएटर की शुरुआत की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ संदीप तो। जी, जी, लगभग उसी समय 92 या 93 की बात है। जी, दिल्ली के श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से एक्टिंग का हुनर सीखा, यानी कि ट्रेनिंग ली। कौमुदी, मुक्तिधाम और मैं हूँ यूसुफ और ये है मेरा भाई नाटकों में एक अभिनेता के तौर पर आपने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। थूक और ट्रेडमिल ने आपको एक नाटककार के रूप में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई। 2016 में आपको विनोद दोषी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आप लिंकन सेंटर डायरेक्टर लैब न्यूयॉर्क के मेंबर भी हैं। संदीप शिखर इंडियन असेंबल के को फाउंडर हैं और साथ ही बेंगलुरु के उर्दू हिंदी लिटरेरी ग्रुप अंजुमन के फाउंडर भी हैं। और साथ ही मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि हाल ही में हमने अमेजॉन प्राइम पर प्रसारित वेब सीरीज पंचायत में भी संदीप जी को देखा। हालांकि मैं जानती हूँ कि संदीप आप इस तरह के किसी भी औपचारिक परिचय से भागते हैं, बचते हैं, तो माफी चाहूंगी मैं उसके लिए। लेकिन दर्शकों को थोड़ा कनेक्ट कर जाए, इस वजह से मैंने ये परिचय देना जरूरी समझा। तो संदीप, आपका स्वागत है योर स्टोरी लाइव में। बहुत आप बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे धन्यवाद इनवाइट आपका किया। हमसे जुड़ने के लिए। आप कैसे हैं और इन दिनों कैसा जा रहा है बैंगलोर में लॉकडाउन? ये साथ ही अभी अभी तक साथ ही पूरा सवाल, साथ ही लॉकडाउन के बाद कितना बदला है आपका जीवन? ये अभी तक तो ठीक हूँ। आगे का तो पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता कि आगे का क्या है सीन। जी। और अच्छा जा रहा है जीवन काफी। मतलब उस तरीके का तो नहीं है, बदलाव तो निश्चित रूप से है ही। और घर पे रह के जितना सक्रिय हुआ जा सकता है, खास करके जिस भी काम में मैं जुड़ा हुआ हूँ, खास करके कविता या फिर नाटक, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसमें उसमें कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। ये देखिए, ये इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही है, जी। तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान दे रहा हूँ अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है। वैसे मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन है तो इसका एक अपना अनुभव है, वो लिया जाए। ना कि उसको भी अपने तरीके से हम बिल्कुल ही ये ना समझे कि नहीं नहीं सब सामान्य हम ऑनलाइन कर लेंगे या हम अ, बाकी माध्यम से कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये अनुभव हमारे जीवन का एक एक जरूर एक कठिन अनुभव है, लेकिन एक अनुभव के तौर पर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा उतना एक्टिव नहीं हूँ ऑनलाइन और बाकी जो भी है सोशल मीडिया वगैरह पे। लेकिन हाँ, कभी कभी वैसा होने लगता है कि चलो कुछ किया जाए, तो फिर कहीं नाटकों का पाठ कर लिया, कहीं कविताएं पढ़ ली, कभी किसी जी। से बात कर ली, ऐसे जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो यही चल रहा है। और सच बताऊं तो बहुत कुछ बदला नहीं है मेरे जीवन में लॉकडाउन की वजह से। हाँ, इतना जरूर है कि खुले हम बाहर नहीं जा सकता, कहीं लोगों से मिलने नहीं जा सकता, या कहीं रिहर्सल पे नहीं जा सकता, कोई प्ले देखने नहीं जा सकता, फिल्म देखने नहीं जा सकता, जो कि बाकी लोगों के जीवन में भी शायद वैसा ही है। जी। लेकिन एक अभिनेता तो ऐसे ही लॉकडाउन में रहता है, खास करके थिएटर का अभिनेता, जब तक उसकी रिहर्सल शुरू नहीं होती है। तो वैसा ही है। बस यही सोच रहा हूँ कि अभी रिहर्सल कोई नया नाटक अभी शुरू होगा तो देखेंगे। जी। वैसा ही है, कुछ संदीप, खास नहीं। जैसा कि हम सभी लोग अंजुमन के बारे में जानते हैं, जी, अंजुमन एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बैंगलोर में नए शायरों और पोइट्स को अच्छा मौका देता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपनी प्रतिभा को स्टेज पे ला करके बोलेगा। क्योंकि एक जो हेजिटेशन होता है, मतलब हर कोई अच्छा वक्ता नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अंजुमन के माध्यम से आप लोग वो प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अभी कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? क्योंकि अभी तो मिलना जुलना हो नहीं रहा है, अभी तो वो उर्दू वाली महफिलें जम नहीं रही हैं, तो फिर कैसे देखिए हो एक रहा है? तरीके से ये काफी अच्छा भी है, क्योंकि पहले क्या था कि ऑफ कोर्स पहले तो हम मिलते थे आटा कलाटा में हर सेकंड संडे को, लाहे लाहे में हर फोर्थ संडे को महीने के। अभी अभी भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं हर महीने। अभी 12 तारीख को अंजुमन था, तो अभी एक सुविधा तो ये हो गई कि कहीं से भी लोग जुड़ जाते हैं। अभी किसी को आने की जरूरत है नहीं।
जैसे मुझे याद है एक अंजुमन, इससे पहले के अंजुमन में कोई दुबई से जुड़ गए थे, कोई यूएस से शायद जुड़े थे, उनको पता था अंजुमन के बारे में तो उनको लगा। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ सहूलियतें तो है, और जहाँ तक एक मेल मिलाप वाली बात एक अलग होती है, जहाँ आपको मिलते हैं, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसका एक दूसरा सुख है। लेकिन इसका भी एक अद्भुत सुख है कि आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या ऐसे लोगों की कविताएं सुन पा रहे हैं जो शायद आम तौर पर जब अंजुमन होता है उसमें हम नहीं सुन पाते हैं। जी। तो इस लिहाज से ये अच्छा है, और लगातार अंजुमन चल रहा है, जैसे बाकी सारी चीजें चल रही हैं ऑनलाइन, तो अंजुमन भी चल रहा है। और काफी अच्छे से चल रहा है एक्चुअली। तो वो तो एक, अभी अभी ज्यादा होने लगे हैं लोग, जैसे जब सामने होते थे उसकी नहीं अपेक्षा? अभी क्या है कि अभी शायद मेरे ख्याल से उतने ही लोग होते हैं जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, उससे दो चार ज्यादा होते हैं, जी। होंगे। जी। और लेकिन ये अच्छा है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लिखते भी हैं, जी। और जो लिखते हैं उनकी एक समझ है कविताओं को लेकर, तो उनके सामने कविता पढ़ने का एक अलग सुख है। जी। तो इसलिए ये अच्छा है कि अभी जी। इस तरह से ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन वैसे तो मजबूरी में शुरू किया था कि अब क्या करें, सब ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अलग अलग जगहों से लोग जुड़ पा रहे हैं, अपनी जी। कविताएं शेयर कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। जी, बिल्कुल, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह, कोरोना वगैरह सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी मतलब आप जो सेशन करेंगे आटा-गलाटा में जा करके, उसको भी ऑनलाइन चला दीजिएगा कि जो लोग कहीं और से जुड़ना चाहेंगे, वो जुड़ जाएँगे वहाँ पे। जी, ऐसा ऐसा विचार हमारे हमने सोचा था काफी 1 साल पहले एक्चुअली, अच्छा। कि ऐसा कुछ हम करेंगे कि जो कभी बैंगलोर में नहीं है, जो बाहर से हैं, जी। उनको स्काइप के माध्यम से या किसी और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जोड़ के, लेकिन वो बातें ही रह जाती हैं, प्लानिंग हो जाती है, फिर बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। उस तरह से होता नहीं है। तो जी। शायद ये एक संभावना अभी हमें दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, ये हो जी। सकता है। जी। तो हो सकता है कि ऐसा हो। बधाइयाँ मेरी ढेर सारी। मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा, आप कर लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। संदीप, आपको क्या लगता है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, क्योंकि अभी आपका जो पंचायत आया था, जी। अमेज़न प्राइम पर आया, चाहे नेटफ्लिक्स की बात कर लें, चाहे हॉटस्टार की बात कर लें, किसी भी तरह का जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म चल गया है, अब फ़ैशन, मतलब फ़ैशन क्या, लोगों की पसंद में शामिल हो चुका है, जी। क्योंकि मजबूरी भी है हमारी और आसान भी है हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना। तो ऐसे में इसने एक नए तरह की क्रांति ला दी है मनोरंजन की दुनिया में। क्या कहेंगे आप इस पर? किस तरह से देखते हैं आप ओटीटी जी, ये तो प्लेटफ़ॉर्म्स अच्छा है, को? समय के साथ-साथ चीज़ें बदलती हैं। जी। और ये तो पहले से भी था, इसका तो लॉकडाउन से उस तरह से कोई वास्ता है नहीं। मतलब वास्ता इस तरह से है कि अब हाँ, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, हाँ, अब लेकिन ज़्यादातर लोग देख देख रहे रहे थे हैं। और चीज़ें ब बदल रही थी, बिल्कुल। समय के साथ हर कुछ बदलता है, तो ये भी अच्छा है। जी। वैसे तो अब सारी चीज़ें मोबाइल पर ही उपलब्ध हैं, जी। और आप अपने समय के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बिल्कुल। सोने-जागने के टाइम के हिसाब से, अपने खाने-पीने के टाइम के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं या फिर उस तक पहुँच सकते हैं। तो ये अच्छा है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अ, अच्छी चीज़ों को देखें तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का एक चीज़ जो मुझे एक्चुअली, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ इसका, लेकिन फिर भी जो मुझे एक चीज़ें लगती हैं और जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसका उसका जो कंटेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे आपके उसमें कोई स्टार हो, ना हो, स्टार होने के बाद भी अगर उसका कंटेंट अच्छा नहीं है तो दर्शक उसको हाथों-हाथ नकार दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपके उसमें कोई बड़े स्टार भी हैं या कोई बहुत बड़ा अभिनेता है जो बहुत फेमस अभिनेता है, उसके बाद भी उसका कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है जी। वेब सीरीज़ को। और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, बहुत कोई वैसे नामी चेहरे नहीं हैं, बावजूद इसके वो सारे सीरीज़ काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं। जी। तो ये अच्छी बात है कि एक तो कंटेंट के लेवल पे, दूसरा कि अ, लोग नए तरीके से सोच रहे हैं जी। चीज़ों को लेकर, और बहुत सारी सीरीज़ बन रही हैं। तो बहुत उस तरह के अभिनेता भी हैं जिनको, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको वो जगह मिल रहा है जहाँ वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें, दिखा सकें। तो ये तो अच्छी बात है मुझे लगता है। जी।
मुझे आप मतलब काफ़ी अवसर मिल रहा है लोगों को, एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जो जी, है, जी। बहुत ज़्यादा। जैसे पहले सिर्फ़ ये होता था कि फ़िल्मों तक ही सीमित रहती थी हुँ। चीज़ें, लेकिन अभी बहुत फैल गया है सब कुछ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोरोना पैंडेमिक जब खत्म हो जाएगा, जब सिनेमा हॉल खुल जाएँगे और फ़िल्में रिलीज़ होना शुरू हो जाएँगी, तो शौकीन जो फ़िल्मों के शौकीन लोग हैं, उनका क्रेज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा कम हो जाएगा? देखिए जब भी ये पैंडेमिक खत्म होगा तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी चली जाएगी। जी, तो इसका जो एक डर है वो तो रहेगा। जी, अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कितने लोग जाते हैं थिएटर देखने या फ़िल्म देखने के लिए, मतलब जी, थिएटर के अंदर कितने लोग जाते हैं। इसको सब कुछ सामान्य होने में थोड़ा वक़्त तो लगेगा। ये इतना आसान नहीं है कि कल को अगर वैक्सीन आ भी गया, तो जी। परसों से लोग वैक्सीन लगा के पीवीआर के बिल्कुल, अंदर जाने लगेंगे या किसी बिल्कुल। थिएटर के अंदर नाटक देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये इसमें वक़्त लगेगा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। और और ये एक सामान्य सी बात है कि वक़्त तो, क्योंकि एक तरह का डर जो है वो लोगों के अंदर घर कर गया है। तो उस डर को हटाने में वक़्त चाहिए। तो वो समय तो लगेगा, उस उतना आसान होगा नहीं मुझे लगता है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं होगा क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भुला भी देते हैं। इतनी इतनी जल्दबाज़ी में है सब लोग, इतना 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 फ़ास्ट लाइफ़ हो गया है हर जगह। तो हो सकता है कि ये जब चीज़ें थोड़ी सामान्य होने लगें, तो वो उतना ज़्यादा समय ना लें, वो सामान्य होने में, हो सकता है काफ़ी पहले ही हो जाए। जी, तो बिल्कुल। वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो फ़िल्म देखने जो जाएँगे या नाटक देखने जो जाएँगे, वो नाटक कौन-सा होगा या वो फ़िल्म कौन-सी होगी, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जी, मतलब कोई भी फ़िल्म देखने कोई ऐसे बिल्कुल। नहीं जाएँगे, तो वहाँ थिएटर के अंदर लोगों को लाने के लिए ख़ास करके ये चैलेंज नाटक के साथ है। जी। फ़िल्में तो फिर भी अगर किसी बड़े हुँ, स्टार की फ़िल्म हो तो वैसे ही फैन फॉलोइंग उसकी होती है। बट हुँ। नाटक के साथ ये ज़रूर है कि वो किस तरह का नाटक हो जो लोगों को आकर्षित करे कि आप आओ और ये देखो। जी, तो वो एक चैलेंज है जो कि अच्छा चैलेंज है मुझे लगता है। देखते जी। हैं। जैसे मतलब संदीप, जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, जिस तरह की फ़िल्में अब आ रही हैं, मतलब लोग अब सीरियस या सब्जेक्टिव चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही कुछ भी उल-जलूल नहीं देख ले रहे हैं कि एक गाना चला दिया, थोड़ा तड़क-भड़क वाला रंग रख दिया, एक बड़ा स्टार रख दिया तो फ़िल्म हिट हो गई। मतलब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे भी ऐसी फ़िल्में लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, जिनमें अच्छा स्टोरी नहीं है, अच्छी स्टोरी नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जिस तरह की वेब सीरीज़ अब हम लोगों को आ रही हैं, जिस जिस तरह की कहानियाँ हम लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसे में कमर्शियल ड्रामा या फ़िल्में खत्म हो जाएँगी आगे चल के आने वाले समय में? नहीं देखिए, एक तो ये कमर्शियल वाला जो एंगल है ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह की फ़िल्म हो। हर फ़िल्म में एक तरह का कॉमर्स जुड़ा होता है और हर फ़िल्म चाहती है कि वो अच्छा बिज़नेस करे। जी, तो यहाँ पे 2 तरह की बात है, एक तो पॉपुलर सिनेमा जो होता है या फिर पॉपुलर एंटरटेनमेंट जो है, जी, वो उसका एक अलग स्थान है और एक जो सिनेमा की बात है जो जी, होता है। जैसे अभी पिछले लॉकडाउन में काफ़ी कुछ ऐसी फ़िल्में मैं देख रहा हूँ, जो बहुत ही अद्भुत फ़िल्म है, जो भारत की फ़िल्में हैं या फिर अ, इज़राइल की फ़िल्में हैं या फिर फ्रांस की फ़िल्में हैं, बहुत अच्छी फ़िल्में हैं। तो ऐसी फ़िल्में तो कभी भी उस तरह से कमर्शियल रही नहीं। तो कमर्शियल ऐसा नहीं है कि उस तरह का जो पॉपुलर सिनेमा है वो खत्म हो जाएगा या बट वही है कि अब नए लोग आ रहे हैं काफ़ी, यंग लोग काफ़ी इन सब चीज़ों से जुड़ रहे हैं, जो काफ़ी पढ़ाई-लिखाई करके आते हैं, जो और समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, उस तरह से हमारी फ़िल्में भी बदल रही हैं। अगर आप देखें, तो पहले का जो एक कॉन्सेप्ट था हीरो, हीरोइन, विलेन और एक कॉमेडियन, वो भी कब का टूट चुका है। अब जो भी स्टार हैं, वो भी अब कैरेक्टर्स करने लगे हैं बिल्कुल। और वो भी काफ़ी कुछ बदल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अभी भी वर्ल्ड सिनेमा के उस तरह इस तरह के पॉपुलर फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ, उधर नहीं पहुँचे हैं, हम अपने आप में बदल रहे हैं। मतलब पहले की अपेक्षा अभी हम अ, थोड़ी बेहतर फ़िल्में बना रहे हैं। लेकिन अगर आप रीजनल फ़िल्मों को देखें, अगर आप मराठी की फ़िल्मों को देखें, वहाँ भी उस पॉपुलर सिनेमा है उस तरह से या बंगाल में है, मलयालम में है, कन्नड़ा में है। लेकिन वहाँ जो रीजनल मूवीज़ कुछ-कुछ बन रही हैं, वो अद्भुत हैं। वो वर्ल्ड क्लास मूवीज़ हैं हुँ, और वो अभी बहुत ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि एक तो फ़िल्म बनाने का मीडियम भी अभी बहुत ज़्यादा कठिन रहा नहीं है।
तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी आसानी हो गई है फिल्म मेकरों को कि आप कम बजट में एक बहुत अच्छी कहानी के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी फिल्म में कोई स्टार हो, हालांकि वो बेचना मुश्किल होता है बाद में, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर आए हैं तो उसके माध्यम से वो बहुत अच्छा बनाएंगे। और अभी चूंकि इंटरनेट के जमाने में बहुत आसान होता है किसी भी फिल्म फेस्टिवल में या कहीं पर भी फिल्में भेजना शायद, तो लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई भी चीज कभी उस तरह से खत्म होती नहीं है। अगर ये पॉपुलर सिनेमा लगता है कि अच्छा ये खत्म हो जाएगी उस तरह से, तो मैं बेसिकली उसका बहुत फैन नहीं हूँ उस तरह की फिल्मों का, लेकिन बहुत लोग हैं। तो वो खत्म नहीं होगी, शायद धीरे धीरे उसका प्रारूप बदल जाएगा। जी जैसे एक वक्त आया था कि वो आइटम सॉन्ग के बिना कोई फिल्में उस तरह से नहीं बनती थी, सो कॉल्ड बड़ी फिल्में। अब धीरे धीरे वो भी, अब क्योंकि लोग ही नकारते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जी कि हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या नहीं देखना चाहिए। जी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने का एक फायदा तो ये है कि अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो लोगों को उसका एक स्वाद जो है वो समझ में आ रहा है कि जी अच्छा ये कहानी ऐसे भी हो सकती है। मतलब बहुत सारे वेब सीरीज तो ऐसे हैं कि लोग 6 घंटे बैठ के लगातार देख लेते हैं, जहाँ बिल्कुल हमारी फिल्में 3 घंटे से 2.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे पे आ गई है कि नहीं 3 घंटे की फिल्म अब कौन देखता है। बिल्कुल। मैं आपके लेकिन पंचायत की बात करूँ तो मैंने एक दिन में ही पूरा निपटा दिया था। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे सीरीज हैं कि लोग एक दिन में ही पूरा वो देख लेते हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनकी एक दिलचस्पी बनी रहती है कि अच्छा आगे क्या बिल्कुल होगा या क्या, या किसी वजह से अगर किसी का काम अच्छा लग रहा है या कोई कहानी अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोग 3 घंटे की चीज नहीं देखेंगे, 6 घंटे, हाँ वो टुकड़ों में है। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर कि जो सीरीज अच्छी होती है, हमारे दोस्तों से भी बात होती है, वो अमूमन 1 2 दिन में लोग देख लेते हैं, 8 एपिसोड 10 एपिसोड जो भी है। और जी जिसके लिए मतलब 7 से 8 घंटे 6 घंटे तो लगते ही हैं। बिल्कुल तो हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही है। मुझे लगता है संदीप, जो दर्शक है ना हमारे आजकल के, वो दर्शक बहुत जागरूक हो गया है और बहुत सब्जेक्टिव सिनेमा पसंद करने लगा है। मतलब अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, आप उसको कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, मतलब दर्शकों को भी एक हम जब दर्शक कहते हैं तो दर्शक सिर्फ हम बड़े शहरों को दर्शक को दिमाग में रख के चलते हैं, क्योंकि हम वहां रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है छोटे शहरों में उतना एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों को बिल्कुल देखने बिल्कुल का। बिल्कुल क्योंकि ये जब भी पंचायत आई थी तो मेरी बहनें हैं जो गांव में हैं या जो कुछ भी है, उन्होंने पूछा कहाँ आ रहा है, क्या है। तो उनको पता ही नहीं है अमेजोन प्राइम क्या है, नेटफ्लिक्स क्या है। मैं सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे शहरों की भी बात कर रहा हूँ। वहां भी लोग होंगे, एक आध, कुछ एक पॉपुलेशन होगा जिनको पता हम्म होगा। बट हम्म अभी भी उस एरिया में हम घुसे नहीं है, तो उनके लिए जो है इस तरह की फिल्में, जो एक पॉपुलर फिल्म होती है जो वो यूट्यूब पे आसानी से देख लेते हैं, तो वो अभी भी उनके लिए वही है एंटरटेनमेंट का एक मीडियम। तो जी ये निश्चित रूप से है कि लोग तो बदल रहे हैं, आप सबके हाथ में मोबाइल है और व्हाट्सएप के जरिए तो खैर कई तरह के न्यूज आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो लोग एक तरह से तो सचेत हो ही रहे हैं चीजों को लेकर। और आजकल बात पहुंचाना भी बहुत आसान हो गया है ना, मतलब बिल्कुल। जब 1 मिनट में आप तो पूरी दुनिया में फैल जा सकते हैं कि भाई, बिल्कुल सही बात अगर है। आपके सोर्सेज वैसे हों तो। हाँ, जागरूकता तो आ रही है, जागरूकता हमेशा हमेशा से थी, इसलिए शायद सिनेमा भी बदल रहा है और चीजें भी बदल रही हैं। जी, मुझे लगता है दर्शक हमेशा कुछ नया देखना चाहते हैं, एक लंबे समय तक देख करके बोर हो जाते हैं, फिर उनको कुछ अब उन्हें कुछ रियलिस्टिक चाहिए। अब बहुत नकलीपन हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत रंग-बिरंगा रोशनियाँ दिखा दी। अब हम लोगों को सब कुछ सिंपल, जैसे कि अगर मैं पंचायत की बात करूँ, तो पंचायत मतलब एक पूरा एक गाँव, खूबसूरत सा एक गाँव दिखाया गया है, जी। गाँव के लोगों का जीवन दिखाया गया, वहाँ के लोग दिखाए गए हैं कि कितने कितने प्योर और कितने खूबसूरत मन के, कितने अच्छे लोग होते हैं। तो अनुभव कैसा रहा आपका पंचायत में काम करने का? जी, ये बहुत अच्छा अनुभव था। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इस वेब सीरीज के साथ जुड़ा। उससे जी, पहले भी मुझे कुछ मौके मिले थे दूसरे दूसरे सीरीज के साथ जुड़ने के। वो कई तो मैंने बिकॉज सब्जेक्ट की वजह से मैंने नहीं किया है, जो कुछ भी कई के साथ नहीं हो पाया, टाइम का इशू था।
इसमें लकीली सारी चीजें पता नहीं कैसे वो सेट हो गई। तो अनुभव बहुत अच्छा था, खास करके बीच के जो निर्देशक और जो राइटर है उनके साथ, मतलब वो जब भी वो चीजों को समझा रहे थे कि ऐसे करना ऐसे करना, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि क्या होता है कि थिएटर में जब आप करते हैं तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने की रिहर्सल होती है, 2 महीने की, और धीरे धीरे 1 वीक के बाद, 10 वीक के बाद, मतलब 2 वीक के बाद वो एक माहौल वैसा हो जाता है जहाँ आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिल्मों वगैरह में क्या है कि अगर आपको वो फील नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक नए एक्टर, नए से मेरा मतलब है जो उस टीम के साथ जिसने पहले कभी काम ना किया। तो लेकिन यहाँ पर ये जो डायरेक्टर थे दीपक और चंदन जो राइटर थे, इनके साथ बड़ा अच्छा था। मेरे पहले मैं एक दिन के लिए गया था जहाँ पर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक की शिफ्ट थी। तो उसके बाद फिर मैं गया था दूसरे शिफ्ट, मतलब दूसरे बात, तो दूसरे शेड्यूल में। तो वो जो शिफ्ट थी 6 से 6 की, तो वो पूरे रात का सीन था। और जहाँ पे वो मेरी माँ बैठी हुई है और वो कहती है खाना बना दो, कुछ कर दो। रघु सर थे, नीना मैम थी। तो अब क्या था कि वो गर्मी, भोपाल के अंदर भी एक जगह थी सीहोर, वहां से भी अंदर किसी एक गांव में ये शूटिंग हो रही थी। तो अच्छा, भयानक गर्मी थी, और उस गर्मी में हमारा जो कॉस्ट्यूम था वो स्वेटर वेटर स्वेटर पहन। था आपका, स्वेटर पहना और है खास आपने। करके क्या होता था कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी वहां पे। वहां एक तरह का पोर्टेबल एसी वगैरह लगा रखा था, लेकिन जब वो शॉट लेने वाले होते थे तो सब कुछ बंद कर देते थे क्योंकि उसकी एक आवाज आती है। तो उसमें अगर वक्त लगता था तो वो फिर पसीना और वो सब कुछ बहुत ही अजीब था। तो फिर हम चाय पीने लगते थे, कुछ करने लगते थे जब तक वो सेटअप चेंज होता था। तो कहने का अर्थ ये है कि खास करके डायरेक्टर और राइटर जो थे उन्होंने कभी ऐसा इस तरह का फील नहीं कराया कि हम पहले नहीं मिले हैं कभी। उनके साथ बातें करना, हंसी मजाक थोड़ा इधर उधर, अच्छा इसको क्या ऐसे कर दूं, उसको क्या ऐसे कर दूं, तो वो तभी हो पाता है जब आपको वो एक माहौल मिलता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे डायलॉग हैं जो मैंने वहीं ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज कर दिया, कुछ बोल दिया। अच्छा। तो हाँ, तो उनको लगता है कि हाँ ये सही है, ये अच्छा है, इसको आप रखिए। अच्छा इस बात को, ये जो आपने बोला ना, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए। तो वो जो एक समन्वय है, वो जो एक तालमेल है, जी। वो बहुत अच्छा जी। था। और मुझे लगता है कि न सिर्फ मेरे साथ बल्कि सबके साथ ही अच्छा रहा होगा। इसलिए ओवरऑल वो सीरीज ऐसे आया है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई बाहर से आके इसमें कुछ काम कर रहा है, क्योंकि जी। हर एपिसोड में अपनी अपनी एक अलग अलग कहानियां हैं। जी। और फिर एक मुख्य कहानी जो है वो तो चल ही रही है। तो जो भी नए एक्टर उसमें आ रहे हैं, जो पहली बार दिख रहे हैं उस सीरीज में, तो उन सब के साथ मुझे लगता है वैसा ही हुआ होगा कि सबने बहुत कंफर्टेबल फील किया होगा और बड़े मजे से सबने काम किया होगा, और जिस तरह से मैंने किया था। जी, जो गाँव का जीवन है, जो इस तरह का जी प्योर और साफ-सुथरा जो स्टोरीज़ आ रही हैं आजकल गाँव के जीवन से जुड़ी, वो लोग जी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और शहरी लोग भी पसंद कर रहे हैं, वो लोग भी पसंद कर रहे हैं जो जिनका गाँव से कोई र नाता नहीं है, उनके रिश्तेदार परिवार कभी गए भी नहीं हैं बहुत सारे लोग। जी। क्या वजह क्या है कि लोगों को देखिए इसकी दो सिम्प्लिसिटी की तीन तरफ लोग भाग रहे हैं दो फिर तीन से? वजह हो सकती है। पहले तो इस तरह की सीरीज आते थे, मतलब इस तरह के, मतलब इस फॉर्मेट के, जी। जैसे अगर आप देखें दूरदर्शन के जितने जो होते थे। तो अभी क्या है कि एक तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है लोगों के जीवन में, जी। मतलब बहुत लोगों ने बहुत दुनिया देखी है शायद। तो एक तो नॉस्टैल्जिया भी होता है कि अगर आप मुझे गांव खेत खलियान दिखा रहे हैं तो मैं तो लगेगा नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। दूसरा वैसा है जो शहर में बच्चे पले बड़े हैं, उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उसके लिए वो चीज बहुत नई सी शायद उनको लगती होगी कि अच्छा ऐसे भी रहते हैं, ऐसे भी चलते हैं, अच्छा गाय ऐसे ही आ जाती है क्या गली में, या ये जो रास्ता है, ये सड़क ऐसा क्यों है, इस पे कार कैसे जाएगी। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वैसे लोग जिनको बहुत ज्यादा आइडिया शायद नहीं है गाँव का, मैं अपने से पीछे की जनरेशन की बात कर रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि हमारे जनरेशन के मोटे तौर पे मोर और लेस सबको ज्ञान होता ही है कि सब कहीं ना कहीं से तो गाँव से ही उठकर आए हुए हैं। तो एक वजह ये हो सकती है, एक
नॉस्टैल्जिक एक वजह हो सकती है, और दूसरा एक ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा टीवी की वजह से मुझे लगता है बहुत ज्यादा ग्लॉसी जो एक मामला था, तो दर्शक के तौर पे हमने वो बहुत देख लिया है। अ, मतलब जिन्होंने भी देखा है वो बहुत ज्यादा वो ग्लॉसी दिखाते हैं ना, मतलब जी, बहुत ज्यादा बहुत ही ग्लॉसी ग्लैमराइज्ड जी, एक बहुत जो ग्लैमराइज कर देते हैं उसको, सीरियल बिल्कुल। होता है, जी। तो वो देख देख के भी मुझे लगता है कि बहुत हो गया वो। तो शायद उसकी वजह से, इसीलिए पंचायत अगर आप देखें तो एक बहुत ही फ्रेश हवा की तरह एक आया है, हम्म। क्योंकि इससे पहले अमेजोन पर और नेटफ्लिक्स पर, खासकर ये दो बड़े प्लेटफॉर्म जो है, इस पर इस तरह की गाँव की कहानी नहीं आई है शायद, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। और हमें भी काफी डर था, मतलब जब आप एक चीज को, एक नॉर्म्स को तोड़ते हैं, एक तरह के बने बनाए ढर्रे को जब आप तोड़ते हैं, तो दो ही चीजें होती है, या तो आप मुंह के बल गिरते हैं या फिर बहुत प्रशंसा मिलती है। तो बिल्कुल। हम बहुत लकी थे कि हमें प्रशंसा मिली है इस बात को लेकर, और मैं उसका एक पार्ट हूँ। तो ये सारी वजह हो सकती है कि गांव की कहानियां इस तरह से, क्योंकि बहुत कुछ देख देख के, और जब भी मोबाइल लोगों के हाथ में आ गया तो कोई गांव की चीज तो नहीं दिखेगा अनलेस वो किसी चीज को रिसर्च कर रहा हो। बिल्कुल। तो शायद ये वजह है कि ये बिल्कुल एक नया सा लगा लोगों को। कई लोगों ने इसकी तुलना बाकी के पहले के सीरियल से भी की, जो दूरदर्शन पे जिस तरह के कंटेंट आते थे। तो जी। ये वजह हो सकती है शायद इसकी। जी। संदीप, क्योंकि आप थिएटर से भी जुड़े रहे हैं, जी, अभी भी जुड़े हुए हैं, काम कर ही रहे हैं और इतने लंबे समय से आप हैं। दूसरा, आपने फिल्मों में भी काम किया, दीप्ति नवल जी के साथ भी आपकी फिल्म आई, जी। और अभी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। तो अभी ये तीनों जगहों पे काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? ये सब तीनों अलग-अलग है या एक ही जैसी दुनिया है? देखिए, ओटीटी और वो जो फ़िल्म है, वो एक शॉर्ट फ़िल्म है जिसे शुभजीत दास गुप्ता ने बनाया था। बहुत अच्छी फ़िल्म है। दीप्ति जी। नवल और मैं और बाकी 2-4 लोग हैं उसमें, और भी अच्छे एक्टर। तो क्या है कि वो फ़िल्म और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तो वो लगभग एक जैसा ही हुँ। मामला है, अगर हम एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जी। थिएटर का मामला थोड़ा अलग है। जी। तो मुझे तो एक्चुअली दोनों ही बड़े चैलेंजिंग लगते हैं, इसलिए बहुत मज़ा आता है। हाँ, अनलेस कि आप उस तरह का एक काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद कुछ मज़ेदार नहीं है। जब तक चैलेंज नहीं होगा तब तक क्या फ़ायदा कर क्यों करें, फिर तो आदमी कुछ और ही कर ले। तो बिल्कुल। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, तो डेफ़िनेटली मुझे मुझे अभी सबसे मज़ा इसमें आ रहा है कि मुझे अभी कैमरे के सामने जो परफ़ॉर्मेंस होती है, उसको लेकर मैं काफ़ी, मतलब सोच रहा हूँ कि और उसको बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक ना रखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंट स्किल है। जी। जैसे आप स्टेज पे करते हैं तो वो पूरा मास्टर शॉट ही होता है। जी। तो उसमें आप हाथ भी घुमा सकते हैं, पैर भी, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप स्टेज पे आ गए तो आप पूरे दिखते हैं। जी। कैमरे में बहुत बारीक काम की गुंजाइश है, हुँ। और जो इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसका एक, कि अगर आपको फिक्स कर दिया है कि सर यहाँ से हिलना नहीं है, तो अगर आपने ऐसे भी कर दिया तो आप फ्रेम के बाहर चले गए, अगर बहुत टाइट कोई शॉट जी। लगा है। तो जी। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि उस टाइट फ्रेम में आप कितना खेलेंगे, हुँ। उसको कैसे, उस फ्रेम को आप अपने अभिनय से कैसे दिलचस्प बना सकते हैं। तो ये अभी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह जगह है, जहाँ मुझे मजा आ रहा है एक्चुअली करने में। मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो थिएटर होता है, थिएटर की दुनिया कैमरा की दुनिया से ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपको एक ही बार में ड्रामा सब कुछ करके स्टेज पे आपको दिखा देना होता है, और वहाँ पे तो आप कई सारे टेक्स ले सकते हैं, कई सारे रोक सकते हैं, फिर शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा है क्या, या मुश्किल है ज़्यादा नहीं, थिएटर? देखिए, मुझे दोनों ही विधाओं में एक्टिंग मुश्किल ही लगती है। मतलब ऐसा नहीं है, और मुझे तो थिएटर में ज़्यादा आसान लगता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इतना थिएटर किया है, तो शायद वो मेरे लिए एक थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन है, हाँ, वो वहाँ पे। थिएटर आपका घर जैसा हो गया है, वहाँ पे आपको। हाँ, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि चलो ये तो कर लेंगे। तो जहाँ तक इस तरह की ये जो एक होता है कि थिएटर एक बार में होता है, ऐसा नहीं है। थिएटर में आपको 1.5 महीने तो रीटेक के अवसर मिलते हैं।
आप जी। जो रिहर्सल कर रहे हैं तो आप 1.5 महीने से रीटेक पे रीटेक रीटेक। हाँ, वो सही बात है कि एक बार आप दर्शक के सामने आ गए तो फिर वहां आप पीछे नहीं जा सकते, और जी। जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 1.5 महीने फिर किए क्या, या 2 महीने या 1 महीने या 10 दिन, जितने दिन भी आपने रिहर्सल किए, तो वो आपका एक है, वहां पर तो आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो वक्त सिनेमा में नहीं मिलता है। जी। तो इसीलिए आपके पास एक दिन का वक्त है जिसमें आपको 3 सीन शूट करने हैं। तो वो जो रिहर्सल वाली बात है ना, वो जो समय की जो बात है, तो हो ही सकता है कि उसमें से बेस्ट निकालने के लिए वो जो रीटेक होते हैं, या फिर कई तकनीकी वजह से भी होते हैं, तो वो होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा, थिएटर में काम अगर आप करते हैं तो उसमें कोई रीटेक नहीं है, क्योंकि सच बात है, क्यों हो रीटेक, आपने इतने दिनों तक रिहर्सल की है, अभी भी रीटेक करेंगे तो फिर क्यों कर रहे हैं आप। और फिल्मों में है कि आपके पास बस उतना ही समय है, उसमें आपको अपना बेस्ट देना, वो अलग तरह का चैलेंज है। जी। तो ये है। जो नए लड़के लड़कियां जो एक्टिंग, राइटिंग और निर्देशन की दुनिया में आना चाहते हैं, क्योंकि ओटीटी ने अच्छा बहुत सारे अवसर खोल दिए हैं, जी, तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, और मेरे लिए तो वाकई बहुत कठिन है। मुझे दरअसल पता नहीं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको एक्टिंग करना है, डायरेक्ट करना है या लिखना है, जी। तो आप कीजिए, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। जी। और वो ये सारी चीजें जो कुछ भी है ना, ये एक अनुभव के साथ भी जुड़ी हुई बात है, जी। कि आप धीरे धीरे अनुभवी होते रहेंगे काम करते करते, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आपको सीखने को मिल जाती है या समझने को मिल जाती है, जो कोई भी ट्रेनिंग स्कूल आपको नहीं बता सकती। ट्रेनिंग स्कूल आपको क्राफ्ट सिखा सकती है कि आप इसको कैसे करें, हम्म। लेकिन ये सारी चीजें तभी बहुत श्रेष्ठ आप कर सकते हैं, या मतलब अच्छे से बहुत अच्छा तभी कर सकते हैं जब वो क्राफ्ट से थोड़ी ऊपर की बात हो। जी। मतलब अब जैसे फर्नीचर तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, बट आपको फैब इंडिया के फर्नीचर में ऐसा क्या दिख जाता है कि, क्योंकि वो भी बेड ही है, वो भी टेबल ही है, उसमें भी सेम क्राफ्ट है, कील ठोका इधर से उधर से, फेविकॉल लगाया इधर से, वो सारी चीजें पता है उस बनाने वाले को, लेकिन उसने कुछ एक अलग सा उसमें जो डाला है, या जो कुछ भी उसमें मिलाया है, वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो मुझे लगता है किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ, चाहे वो आप लिखें या एक्टिंग करें, क्राफ्ट जानना बहुत जरूरी है। आपको तो बेसिक क्राफ्ट तो पता होना ही चाहिए कि आप कैसे करेंगे। मतलब अगर आप वकील बनते हैं तो उसके लिए वकालत की पढ़ाई है, या फिर जो कुछ भी, अगर आप कारपेंटर भी बनते हैं तो उस तकनीक को आपको जानना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, कैसे लकड़ी छीलते हैं, या कैसे कील ठोकते हैं, कैसे माप लगाते हैं। उसी तरह एक्टिंग हो, चाहे राइटिंग हो या डायरेक्शन हो, तो वो क्राफ्ट, तो पहले तो क्राफ्ट सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप काम करते रहिए, और फिर उस जिस भी तरह का अनुभव आपको मिलता है, उसको आप अपने काम के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी, आपने बहुत सुंदर बात कही, फर्नीचर के माध्यम से जो एक्टिंग के गुण समझाने की बात, वो जी, बहुत खूबसूरत लगी मुझे। मैं आपसे पहले भी ये सवाल पूछ चुकी हूँ, और मुझे हमेशा आपसे ये सवाल पूछना अच्छा लगता है जी, कि बैंगलोर जैसे शहर में, गैर हिंदी प्रदेश में, क्योंकि आपने अंजुमन जैसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहाँ पर उर्दू, हिंदी के शायर हैं, पोएट्स हैं, तो ऐसी और जीवंत प्लेटफॉर्म है, मतलब उसमें रौनक होती है। जब आप अंजुमन में, जी, आटा गलाटा में पहुंचते हैं तो वहां वो रौनक देखने को मिलती है, मजा आता है पूरा। तो वो जो उसके माध्यम से जो आप प्रतिभाएं निखार रहे हैं लोगों की, ऐसे में क्योंकि गैर हिंदी प्रदेश है तो दिक्कतें भी, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। तो वो चुनौतियां किस तरह की होती हैं? मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर योर स्टोरी के माध्यम से ये बात बताएं एक बार जी, फिर। बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। एक्चुअली मैं अगर ईमानदार उत्तर दूं तो मुझे तो अभी तक कोई चुनौती दिखी नहीं, बहुत खूबसूरत। क्योंकि वहां आते ही वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, जानते हैं, या फिर अ, जिनको हिंदी कविताओं या हिंदुस्तानी या उर्दू कविताओं से लगाव है। जी। तो किसी तरह की कोई चुनौती तो नहीं दिखी है। हाँ, इतना जरूर हो सकता था कि शायद अगर हम ये यहाँ की भाषा में, यहाँ की लोकल भाषा में अगर कन्नड़ा में करते तो शायद संख्या और भी ज्यादा होती।
जी, लेकिन किसी भी अच्छी चीज को देखने और सुनने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उतनी तो वहां आ जाती है। जी, तो चुनौती अभी तक तो मुझे दिखी नहीं है उस तरह से, अगर मैं सच कहूँ तो, क्योंकि जी, अगर आप कल को बांग्ला का, जैसे आप दुर्गा पूजा में जाइए, दुर्गा पंडाल में बंगालियों का हुजूम रहता है, तो आप कहेंगे गैर बांग्ला प्रदेश में बेसिकली बंगाल का एक जो उत्सव है वो, तो वहां भी उनको कोई चुनौती उस तरह से नहीं दिखती। जी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे भाषा एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि भाषा को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं। जी। और ये तो अगर हम पूजा की बात करें, हम्म, दुर्गा पूजा की, तो वो तो एक तरह का एक कल्चर हो गया, एक जी संस्कृति हो गई, जिसको आप कहीं भी त्योहार आप जी कहीं भी जी। मना सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भाषा को लेकर के खड़े होते हैं, तो वहाँ पे चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं, आप इस देखिए तरीके की व्यक्तिगत चीज़ों का तौर पे सामना अगर नहीं मैं कर। बात करूं तो वो चुनौती मेरे साथ है, जो मेरे घर में जो हमारी काम करने वाली जो महिला आती हैं, जी, उनको हिंदी नहीं आती, हमें जी, कन्नड़ा नहीं आती। जी, तो ये चुनौती व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ी सी है, क्योंकि मैं जी, ऐसे प्रदेश में रहता हूँ जहाँ की भाषा मुझे नहीं आती है। जी, तो मान लीजिए आप बाहर भी जाते हैं ऑटो वाले से या चाय वाले से, पान वाले से, ये जो एक जो कम्युनिकेशन है छोटी छोटी बातों को लेकर, वहां पर एक चुनौती है। और वो चुनौती मेरी ही है, उनकी नहीं है, क्योंकि मैं कर्नाटका में हूँ, मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, तो ये चुनौती मेरे लिए है सिर्फ। तो व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो हाँ, उस तरह की चुनौतियां होती है हर जगह कहीं पर जी, भी। ये तो आप सिर्फ भाषा के स्तर पर देखें तो आप स्पेन चले जाएं तो वहां आपको स्पेनिश नहीं आती, तो चुनौती तो बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप काम चला लेते हैं हमारे देश में, कहीं भी आप जाओ। वो इस वजह से कि हिंदी किसी तरह से तोड़ मोड़ के बोल बाल के कुछ करके आप एक हो जाती है जी, चीजें। जी, जहां तक अंजुमन का सवाल है, तो अंजुमन में लोग जुड़े ही इस वजह से हैं क्योंकि ये हिंदी का एक प्लेटफॉर्म है, तो जी, इसमें हिंदी भाषी लोग भी जुड़े हैं। कई लोग हैं जो कन्नड़ा भाषी भी हैं, जो हिंदी में लिखना और सुनना या बोलना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरह की उस तरह की चुनौतियों का सामना, और हमने कुछ ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ भी क्रिएट नहीं कर दिया है कि किसी को जी, परेशानी हो जाए। हाँ, लेकिन है, क्योंकि वो ये भी एक तरह से भाषा धीरे धीरे एक कल्चर का ही पार्ट है। तो बिल्कुल, अंजुमन भी एक तरह से कल्चर ही बन गया है अभी बिल्कुल। बैंगलोर ए के हिंदी। जी, अंजुमन म अंजुमन को क्योंकि अभी तो सब कोविड का चल रहा है, पूरा जी मौसम कोविड-19 ने जी मचा रखा है, तहलका पूरी जी दुनिया भर में। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अंजुमन को आप क्या विस्तार देना चाहते हैं? कुछ जी। और काम ये करना चाहते हैं उसके लिए? जी, ये अभी से हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, और ये कोविड की बात नहीं है। हम पिछले 1 साल से इस बात पर चिंतन मनन कर रहे हैं, जो भी कोर टीम के मेंबर हैं, कि हम आने वाले 2-3 साल में अंजुमन को कहाँ देखना चाहते हैं। जैसे ये जो है, अब ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है अंजुमन जी, में कविताएं पढ़ना, लोगों को इनवाइट करना और पढ़ना। जी, तो कई सारी योजनाएं हैं कि हम इसको कैसे और आगे बढ़ाएं, और जी, कैसे कैसे इस पर आगे काम किया जाए, और क्या सिर्फ कविताओं पर ही काम किया जाए या कहानियों पर कुछ कर सकते हैं। जी, तो ये सारी बातें हो रही है, लेकिन अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। कई कई चीजें हैं जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक तो जैसे आटा गलाटा नहीं कर्ण कविता एक किताब निकाली थी, जी, जिसमें बैंगलोर के 30 हिंदी कवियों की कविता है। उसी का एक दूसरा पार्ट 2 कह लीजिए, उस तरह से आने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो अ, फंस गया है, तो वो फिर आएगा। जैसे भी आएगा, उसमें भी 30 हिंदी के कवियों की कविताएं हैं। तो एक तो ये है कि इस तरह की किताब अगर हम कंटिन्यूअस निकालते रहे, और उसमें भी हम क्या आगे डाल सकते हैं। उसके अलावा कई तरह की चीजें हैं, कई तरह नहीं है, मतलब कुछ 2-4 चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं, करने जी, की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उचित समय और उचित धन की तलाश में हम हैं। तो वो जिस दिन प्राप्त होगा हमको, हम वो करेंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर, क्योंकि अब हमने उस पर सोचना शुरू कर दिया। जी। मतलब उसके लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए? उस तरह का इन्वेस्टर नहीं चाहिए, हम कोई वैसी मतलब नई कंपनी नहीं खोल रहे हैं जी, जिसके लिए हमको सौ जी, करोड़ का इन्वेस्टर वाली बात नहीं है। बस वही है कि एक तो सबसे पैसे से भी ज्यादा जरूरी है समय।
जी। क्योंकि अंजुमन अभी भी हमारे लिए प्राथमिक काम नहीं है। हम सब लोग अलग अलग काम करते हैं, हम्म। उसके अलावा हम अंजुमन में भी बिल्कुल। अपना योगदान देते हैं। तो चूंकि ये हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है अभी भी एक स्तर पे, तो इसलिए समय जो है हम उतना शायद उसमें दे नहीं पा रहे हैं। जी। तो एक तो समय का अभाव है सबकी तरफ से। दूसरा, फिर अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसमें एक तरह का पैसा लगता है, वो बहुत ज्यादा नहीं है आज के समय में। तो पहले तो हम समय को पहले दे दें जगह कि अच्छा इतना समय हम दे पा रहे हैं, तो वो पैसे भी आ जाएंगे, वो कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो हम कोई इन्वेस्टर नहीं ढूंढ रहे हैं, ना ही हम कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं। जी। हम बस एक साहित्य प्रेमी ढूंढ रहे हैं जो बोले कि अच्छा इतना चाहिए, ये रखो, बस इतना ही है। संदीप, मैं आपके साथ आज जब इंटरव्यू करने वाली थी तो मैं किसी का, एक बच्चा है 21-22 साल का, तो मेरी उससे बात हो रही थी। तो हम्म, उसने मेरे से कहा कि क्योंकि आप लंबे टाइम से एक्टिंग में हैं, भले ही वो थिएटर में आपने इतने लंबे समय तक किया, लेकिन एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, और मुझे जी लगता है कि थिएटर वाले एक्टर ज्यादा मंझे हुए होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं जब वो स्क्रीन पर भी दिखते हैं। जी। तो अ, अगर कोई बच्चा एक्टिंग करना चाहता है, चाहे वो थिएटर में करना चाहे, चाहे वो फिल्मों में करना चाहे, तो उसको अपने आप को किस तरह तैयार करना चाहिए और कैसे पहुंचना चाहिए हम्म, वहां तक, चाहे थिएटर तक, उसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए? देखिए ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं तो इसका कोई सटीक जवाब मेरे पास है नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरा एक भतीजा है जो इन दिनों बॉम्बे में है। तो वो भी थिएटर कर रहा था धनबाद में। उसका नाम सुमित है, सुमित कुमार। तो वो उसको मैंने यहाँ बुला लिया कि अगर थिएटर ही करना, तो वहाँ उसने किया काफी सालों तक। एंड ही वाज आल्सो लाइक 21-22 एज। तो चूंकि मैं इसमें हूँ पहले से, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो यहाँ आकर उसने एक थिएटर ग्रुप के साथ, जो इंडियन एंसेम्बल का प्ले था, एक चाणक्य उसको डायरेक्ट कर रहे थे, चाणक्य ने लिखा था, उनके साथ वो 1 महीने पूरे उस रिहर्सल प्रोसेस में रहा। तो उसकी एक तरह की 1 महीने की एक ट्रेनिंग वैसे हुई। उसके बाद फिर रंगा शंकरा में थिएटर फेस्टिवल था, जहां उसने वो वॉलेंटियर का काम किया था, 10 दिन का, सुबह से लेकर रात तक बैक स्टेज का काम, कोई भी थिएटर ग्रुप आ रहा है, जिस तरह के भी काम होते हैं। तो उसको एक दूसरे तरह का अनुभव प्राप्त हुआ रंगा शंकरा के थिएटर फेस्टिवल में। फिर अभिषेक जब ये नाटक डायरेक्ट कर रहे थे ईदगाह के जिन्नात जयपुर में, तो वो उनके साथ 1 महीने गया। अब चूंकि मैं इस फील्ड में हूँ, ये लोग मुझे जानते हैं, तो ये उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उसने चाणक्य के साथ काम किया, रंगशंकरा में काम किया, अभिषेक के साथ काम किया। तो वो एक फिर उसने किया, और फिर उसको लगा कि अब क्या, तो फिर वो बॉम्बे गया। अभी वो वहाँ नौकरी कर रहा है, साथ साथ वो वहाँ भी कई सारे हमारे दोस्त के थिएटर ग्रुप हैं, तो जब भी मौका मिलता है या जैसे भी होता है वो उसमें जाता है, क्योंकि थिएटर से सिर्फ पैसे कमा के जीना तो बहुत मुश्किल है। तो वो नौकरी करता है, साथ ही ये भी करता है। अब हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि किसी को थिएटर, एक तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें उसके लिए, जब तक आप एक ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि जो ट्रेन नहीं है वो अच्छे एक्टर नहीं है, वो अपवाद है, और वो हो ही सकते हैं। मतलब बहुत सारे वकीलों को मैंने ऐसे देखा है जो उस तरह से तर्क नहीं कर पाते जो कोई एक आम दूसरा डॉक्टर तर्क कर लेता है, तो वो अलग बात है। लेकिन एक तरह की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि एक्टिंग भी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, तो एक बिल्कुल। सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो वो अब हमारे देश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतेंदु नाट्य अकादमी है, और बाकी अब तो सारे कॉलेजेस में भी हो गए हैं मास्टर्स की या ग्रेजुएशन थिएटर की पढ़ाई। लेकिन अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हर किसी का नहीं होता है, लिमिटेड सीट है। या फिर बॉम्बे में जैसे ड्रामा स्कूल मुंबई काफी अच्छा काम करती है, वो 1 साल का कोर्स, ऐसे कई सारे जगह हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि अब इन सारी जगहों पर कैसे, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का तो फिर फॉर्म वगैरह निकलता है, या डीएसएम मुंबई का,
वहाँ पे बाकी जो भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं 3-4 इंस्टीट्यूट को जानता हूँ जो अच्छा काम करते हैं, और बाकी भी शायद करते होंगे, मुझे पता नहीं है। अब उसमें होने के बाद भी, एक तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें पैसे बहुत लगते हैं, तो वो थोड़ा-सा एक है। बाकी जो सरकारी है उसमें उतने पैसे नहीं लगते, बल्कि आपको पैसे मिलते हैं वहाँ रहने के। लेकिन उसमें होना बहुत कठिन है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उसका नहीं हो पाएगा या किसी का भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके भरोसे सिर्फ नहीं रह सकते। तो हमारे देश में आप ट्रेनिंग कहाँ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है कि आपने किसी के साथ मिलकर काम किया कुछ महीनों, किसी के साथ अलग लोगों के साथ काम किया, ये एक तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। जी। शायद यदि हाँ, एडमिशन नहीं इस तरह के कॉलेजेस में या स्कूल्स में मिलता है। स्कूल्स में नहीं, क्योंकि बहुत कम है ना। अब हमारे देश में तो करोड़ों एक्टर हैं। जी। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पता नहीं 25-30 लोगों को लेते हैं साल में। उसी तरह भारतीय नाट्य अकेडमी है, उसी तरह हर जगह वो है। तो अगर आप कुल मिला के, अभी मध्य प्रदेश में भी एक है, तो अगर आप कुल मिला के देखें तो ये मतलब 200-300 भी नहीं होते हैं। और कॉलेजेस में जो पढ़ाई हो रही है वो बेसिकली एकेडमिक्स की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, कि आप मास्टर्स कर रहे हैं थिएटर में या पीएचडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो वो एक अलग तरह का मामला है, वो कितना प्रैक्टिकल है मुझे नहीं पता है। तो यूनिवर्सिटीज भी हैं काफी, वहां भी जाया जा सकता है, लेकिन वहां से निकल के फिर आपको यही करना है। जी, तो मतलब एक बेस, आपका कहना ये है कि अनुभव होना ज़रूरी है, वो किसी इंस्टीट्यूट से लीजिए या पर्सनली जाके किसी के साथ मुझ काम मेरा करें। कहना ये है कि पहले तो क्राफ्ट सीखना बहुत जरूरी है। वो जी। आप यहाँ से सीखें, विदेश से सीखें, आप कहीं से भी सीखें, वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हाँ, वो सीखने के लिए कि आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, या किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहां से आप प्राप्त कर रहे हैं, जी। वो समझना बहुत जरूरी है। जी। उसके बाद तो फिर उसके बाद आपका खेल शुरू होता है ना। इंजीनियरिंग किए बिना इंजीनियर कैसे बन जाएंगे? जी। तो तब उसके बाद आपको पता चलता है कि आप इंफोसिस में काम करेंगे, कि आप एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं, या आप सीधा एप्पल चले गए, सीधा गूगल में ज्वाइन कर लिया आपने यूएस में जाके। तो वो तो आफ्टर दैट ट्रेनिंग, बिल्कुल। वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वो कहाँ से ले, ऐसे मुझे पता नहीं है कहाँ से ले सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, पर आपने जो बोला है वो भी उसमें काफ़ी कुछ निकल आया है। तो उसमें जिसने मेरे से सवाल पूछा था उसको शायद अपना जवाब मिल गया होगा। तो एक चीज़ मुझे बताएँ संदीप आप, क्योंकि आपने इतने सारे रोल प्ले किए हैं, इतना सारा नाटक किया है, आपका पसंदीदा रोल कौन-सा रहा जिसको आपको बार-बार करने का मन करता हो, या जिससे आप सैटिस्फाई हुए हो पूरी तरह से कि आपने न्याय किया है अपने रोल के साथ? देखिए, बहुत सारे मैंने जितने प्ले किए, मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत न्याय तो किया है सबके साथ। हाँ, शुरुआत में शायद ना हो पाया हो न्याय जितना मैंने सोचा था, लेकिन बाद में चूंकि काफी शोज होते हैं, तो फिर उसमें भी एक तरह का निखार आता है। जी। ये कहना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने ज्यादातर नाटक अभिषेक मजूमदार के साथ किए हैं। और चूंकि जी। हमारी यात्रा बैंगलोर में एक साथ ही शुरू हुई थी, मेरी एज एन एक्टर और उसकी एज ए डायरेक्टर, तो हम दोनों को पता था कि और अभिषेक के लिखे हुए नाटक हमने ज्यादा किए हैं, लिखे हुए और उनके डायरेक्ट किए हुए। तो हमारे बीच एक तरह का, उस तरह का एक तालमेल था, एक समझदारी थी कि अच्छा, इस नाटक में तो आपने ये कर लिया है, अब अगले नाटक में इससे अलग कुछ करना है। तो इस वजह से क्या है कि हर नाटक में मैंने जो भूमिकाएं निभाई है वो पिछले नाटकों से बहुत अलग भूमिका रही है। तो मेरे लिए तो हर नाटक ही उतना, हर नाटक के जो कैरेक्टर्स मैंने निभाए हैं, मुझे तो सब करने में बहुत मजा आया। और कोई एक चरित्र जो आपके सबसे ज़्यादा करीब रहा हो, जो लंबे समय तक आपके ज़हन में ज़िंदा रहा हो? देखिए, कुछ चरित्र तो ऐसे जिसे होते आप हैं कि लोग, जिसे जिसे आप घर भी लेकर के आते हो, उन दिनों जिन दिनों आपने किया उसको? देखिए मैंने, एक तो ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो चरित्र आपके दिमाग में बोल बोल के डाल देते हैं कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। तो शायद वो, मुझे भी यकीन होने लगता है कि हाँ, शायद ये
मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे एक नाटक है कौमुदी, तो जी। दर्शकों का ऐसा मानना है कि वो मेरा बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है जी। अब तक के उसमें। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मुझे लगता है, एक तो मैंने बताया कि मेरे लिए चूंकि हर रोल एक नया नए नए तरीके का रोल होता है, तो मुझे बड़ा मजा आता है। घर पे लेके तो किसी को नहीं आ सकते, नहीं तो बहुत पिटाई होगी, क्योंकि वो रंगमंच वो व्यावसायिक चीज है, उसको तो बाहर ही रखना पड़ता है। लेकिन एक दो नाटक ऐसे हैं जहां जहां एक्चुअली करते करते वो जो मैं कह रहा था, वो जैसे इंडियन एंसेम्बल का पहला नाटक जो हमने किया था वो था ट्रेडमिल, जो मैंने ही लिखा था, जी। अभिषेक ने जी। उसको डायरेक्ट किया था। जी। और उसके बहुत सारे शोज हुए और बहुत लंबे समय तक हुए। लोग आज भी पूछते हैं कि जी। वो कब होगा, लेकिन वो एक उम्र थी, 10 साल पहले हमने शुरू किया था, तो काफी अच्छा। जी। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है एक्चुअली, कि नाटक में कैसे कैसे हमने उसमें बहुत बदलाव किए हैं। मतलब एक्टर भी बहुत बदले, मतलब वो पहला शो हमने किया था 2 एक्टरों के साथ, फिर काफी शोज 4 एक्टरों के साथ हमने किए, फिर काफी शोज 3 एक्टरों के साथ हमने किए थे। तो उसमें बहुत परिवर्तन होता रहा, और वो मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक्टिंग स्कूल रहा मेरे लिए, क्योंकि बहुत कुछ जी। उसमें। तो वो जो एक फाउंडेशन, मतलब पहले से मैं काफी पहले से नाटक तो कर ही रहा था, लेकिन एक जी। नए तरीके से, जो नए दृष्टिकोण से, क्योंकि अभिषेक भी लंदन से आए थे, उनका अपना परसेप्शन था चीजों को देखने का, करने का। तो वो नाटक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें जो और उसमें एक्चुअली मैं 14-15 अलग अलग किरदार निभाता हूँ। तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि आपको लगे कि ये वाला, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत। फिर एक नाटक था आफ्टर लाइफ ऑफ बर्ड्स, उसमें मैंने एक बूढ़े बैंड मास्टर की भूमिका निभाई थी। मेरे लिए वो नाटक भी, वो कैरेक्टर भी बहुत चैलेंजिंग था, और मुझे जब भी मैं वो करता था तो मुझे एक अलग तरह का सुकून मिलता था जब शोज खत्म होते थे। तो वो जो नाटक था वो भी वो किरदार भी मेरे लिए, हालांकि उसके बहुत ज्यादा शोज नहीं हुए लेकिन काफी हुए। तो वो नाटक बहुत अच्छा था, और उसमें सबसे अच्छी बात थी कि उसमें अरुंधति नाग थी, रेवती थी, और भी जो बाकी जो कलाकार थे। तो आप एक ऐसे अभिनेता के साथ काम करते हो जो अपने आप में एक स्कूल है। अब जी। जैसे अरुंधति नाग के साथ आप एक मंच शेयर कर रहे हैं, जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप नाटक जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो आप सिर्फ देख देख के सीख रहे हैं कि एक एक्टर कैसे एक पल में, अभी उसको लग रहा है कि अच्छा यहाँ बात नहीं बन रही है, चलते शो में कुछ उसने अपनी आवाज बढ़ा दी या घटा दी, या मतलब मैं ऐसे ही खराब एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जब एक ऐसे अभिनेता के साथ काम करते हो जिनकी एक यात्रा इतनी अद्भुत रही है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसलिए मुझे वो कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता था, क्योंकि जब भी रिहर्सल में होते थे। अब रेवती उसमें थी, जिनका एक फिल्मों का एक बहुत अच्छा सफर रहा है। तो वो उनका अपना एक अनुभव है अभिनय को लेके, मंच के अभिनय की बात नहीं कर रहा हूँ, अभिनय के बारे में। तो जी। आप जब उनसे देखते हैं, उनसे सीखते हैं, और बाकी जो भी एक्टर थे उसमें, को एक्टर, वो सब भी बहुत अच्छे थे। तो जी। उनके साथ, तो इसलिए वो किरदार मुझे लगता है कि वो जब भी मैं करता था तो मुझे बहुत स्पष्ट पता चलता था कि आज मैंने कैसा किया है। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो शो के बाद भी पता नहीं चलता कि दरअसल, कभी कभी चलता है पता कि अच्छा आज आप हो गया कुछ, जी। लेकिन ज्यादातर समय पता नहीं चलता है कि आपने एक्चुअली कैसा कर दिया। जी। क्योंकि आप सोच के कुछ और जाते हैं, मंच पर जाते ही कुछ और होने लगता है, फिर आप बिल्कुल। सोचते हैं कि अच्छा इसको थोड़ा और ऐसे कर दूं, फिर वो कुछ और बन जाता है। तो ये जो फन है, ये थिएटर का बहुत अच्छा एक मजा है। जी। अ, जी, संदीप। संदीप, एक बहुत छोटा-सा और आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं फ़िल्मों से जुड़ कर के? अ, देखिए, फ़िल्मों का जहाँ तक सवाल है, तो भविष्य की योजनाएँ बताना बहुत डेंजरस बात है। क्योंकि फ़िल्में आज ऐलान होती है, कल बंद हो जाती है।
मतलब कई बार ऐसा होता है, अगर मैं ये कह दूं कि अच्छा मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ, 2 दिन बाद पता चला कि वो फिल्म बनी है, और बिल्कुल। ऐसा अक्सर होता है। जी। तो फिल्मों को लेके एक्चुअली मैं ईमानदारी से बताऊं तो अभी तो मैं कुछ नहीं है, जी। मतलब नहीं, कुछ मतलब भी नहीं। मेरा मेरा पूछने का मतलब ये है कि मतलब फ़िल्मों में ही अब रहना है, या नाटक, फ़िल्में सब मुझे कुछ फिल्मों से या एक किसी चीज से साथ? कोई कोई परहेज नहीं रहा है कभी भी। लेकिन मैंने जी, हमेशा ये सोचा है कि कुछ ढंग का, क्योंकि मुझे करना है एक्टिंग जो मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं मंच पे कर रहा हूँ या कहीं भी कर रहा हूँ, तो अगर कुछ अच्छा हुआ, तो जैसा मैं पहले भी लोगों से कहता हूँ कि अगर कुछ अच्छा हुआ, कुछ ऐसा लगा जो मुझे करना चाहिए, तो मैं जरूर करूंगा। मैं सिर्फ फिल्में करने के लिए फिल्में नहीं करता, क्योंकि जी, मुझे अ, मैं एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ बैंगलोर में, एक ठीक ठाक, जितनी जरूरतें हैं उतनी पूरी हो रही हैं, और मैं थिएटर के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ एक्टिंग को लेकर। तो अगर मुझे जिंदगी में कभी कोई फिल्म ना मिले, कुछ ना मिले, कोई सीरीज ना मिले, कुछ ना मिले, तो मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत मजेदार काम कर रहा हूँ, और इसको लेकर अभी हमारी काफी योजनाएं हैं कि आने वाले दिनों में हम और क्या क्या करेंगे थिएटर में। जी, जी। तो इसलिए मुझे अभी पता नहीं है फिल्मों और सीरीज वगैरह को लेकर, तो कोई अभी कुछ कुछ है भी संदीप नहीं। संदीप, मैं तो पर्सनली भी नहीं चाहती कि आप मुंबई का रुख कर लें, क्योंकि बैंगलोर को आपकी बहुत ज़रूरत है। नहीं, जरूरत हो चाहे नहीं हो, मुझे जरूरत है बैंगलोर की बहुत ज्यादा। तो मैं तो बॉम्बे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं रहकर आया हूँ, जी, मैं 6 साल था बॉम्बे में। जी, तो वो मैं रह कर आया हूँ, अब काम के सिलसिले में जाता हूँ, काम करता हूँ, आता हूँ। बहुत लोगों को बॉम्बे बहुत पसंद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी कुछ दिनों के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन मैं जब लंबे समय के लिए रुकता हूँ तो फिर मुझे वो मजा कम होने लगता है। जी। लेकिन बैंगलोर में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मौसम इतना अच्छा है, बताइए कहाँ कोई जाएगा ये जगह सही छोड़। बात है। थैंक यू सो मच संदीप, हमसे जुड़ने के लिए और इस प्यारी सी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।